इस अंधेरी रात में मैं अज्ञात एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ, उस जगह जहाँ हर परछाई एक राज छुपाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की जुबानी बयां की जाती हैं। हर कहानी एक सच्ची आप बीती, एक ऐसा हादसा जो लोगों के जीवन में डर का साया बनकर आया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसका रहस्य आज भी आपको सोने नहीं देता, तो बिना किसी हिचक के अपनी कहानी नीचे दी गई आईडीज पर भेजिए। हम आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखेंगे। और हाँ, कुछ कहानियां सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करने के लिए पूरी तरह से काल्पनिक भी हो सकती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो अपनी सांसें थामिए और दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। संगीत धीमा होकर रुक जाता है, एक पल का सन्नाटा। कहानी शुरू। राजस्थान के एक पुराने गांव के किनारे एक टूटती गिरती भयानक काली हवेली थी। गांव के लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस ओर देखते भी नहीं थे। वहां का एक ही नियम था, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। यह हवेली पिछले 95 सालों से बंद थी। दरवाजों पर मोटी जंजीरें, दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियां, जैसे हवेली खुद किसी अंधेरे का इंतजार कर रही हो। हमारी कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, आदित्य, उसकी बहन आर्या और उनका दोस्त फैजल। वे तीनों आधुनिक थे, भूतों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं और यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत है। उन्होंने उस हवेली के रहस्य को जानने की चुनौती स्वीकार की। रात करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के सामने पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा बिल्कुल ठंडी थी। कुत्ते दूर कहीं रो रहे थे, उनकी आवाजें डर को बढ़ा रही थीं। आदित्य ने हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगी मोटी जंग लगी जंजीर को छुआ। चन्नन। जंजीर अचानक अपने आप बिना किसी बाहरी बल के खुल गई और जमीन पर गिरकर आवाज की। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई तेज हवा का झोंका नहीं, पर दरवाजा धीरे धीरे एक पुरानी और भयानक चीख जैसी आवाज करते हुए खुद खुल गया। अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ठंडी थी। अंदर अंधेरा इतना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को पी रहा हो। दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें थीं, राजाओं रानियों की तस्वीरें। उनमें से एक तस्वीर पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था, जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। फैजल टॉर्च दिखाते हुए धीरे से, ये कौन है? फैजल ने जिज्ञासावश जैसे ही कपड़े को छूने के लिए उंगली लगाई, वो काला कपड़ा झटके से नीचे गिर गया। उस तस्वीर के नीचे एक भयानक जलता हुआ काला चेहरा था। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल वैसी जैसे किसी इंसान को जिंदा जला दिया गया हो। आर्या, एक तेज घबराया हुआ चीख, चलो वापस। आदित्य और फैजल पीछे मुड़े, लेकिन अब हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे पर फिर से मोटी जंजीरें कस चुकी थीं। वापस जाने का रास्ता बंद देखकर वे मुख्य हॉल में ही कोई सुराग ढूंढने लगे। उन्हें फर्श पर एक पुराना दीमक लगा हुआ बक्सा मिला। बक्से में एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। आदित्य ने डरते डरते पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली का इतिहास था। इस हवेली में एक क्रूर राजपूत रानी वसुंधरा रहती थी। वह काले जादू की साधक थी। जो भी उसे धोखा देता, वो उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर लेती। डायरी के आखिर में किसी ने कोयले से मोटे अक्षरों में लिखा था, आखिरी बलि अभी बाकी है। आदित्य ने घबराकर डायरी फेंक दी। उसी पल फर्श पर किसी के कदमों की आवाज शुरू हुई। ये आवाज सूखी, भारी और धीमी थी। ठक ठक ठक। ये भयानक आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, बिल्कुल उनकी ओर। रानी वसुंधरा दिखाई देती है। दृश्य हवेली की सीढ़ियां, ऊपर से नीचे की ओर आती आकृति। तीनों ने टॉर्च ऊपर की ओर की। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। वो वही थी जिसकी तस्वीर पर काला कपड़ा था, रानी वसुंधरा। उसके बाल लंबे, गंदे और जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें राख जैसी काली थीं, और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा जला हुआ था, पर उस पर एक चौड़ी क्रूर मुस्कान थी। रानी वसुंधरा, आवाज में सन्नाटा और पत्थर की गूंज थी। मैं इंतजार कर रही थी, आखिरी बलि अब पूरी होगी। उसके बोलते ही हवेली की दीवारें जैसे धड़कने लगीं। टूटी फूटी खिड़कियों से खून के छींटे जैसी चीजें टपकने लगीं। डर के मारे फैजल ने कोई रास्ता नहीं देखा और अंधाधुंध भागकर एक कमरे में घुसा। आदित्य और आर्या उसके पीछे भागे। फैजल जिस कमरे में घुसा वो खाली नहीं था। वहां दर्जनों कंकाल पड़े थे। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें वसुंधरा ने कैद किया था। उन कंकालों की आंखें नहीं थीं, वे खाली सॉकेट थे, पर वे कंकाल हिल रहे थे। कंकालों ने फैजल को चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ लिया। आर्या,
भयानक चीख फैजल। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजी, लेकिन फैजल की चीख जब कंकालों ने उसे पकड़ा अचानक कट गई, जैसे किसी ने आवाज का तार काट दिया हो। भयानक सन्नाटा छा गया। फैजल के खो जाने से हताश आदित्य और आर्या ने खुद को बचाने के लिए भागना जारी रखा। उन्हें हवेली के सबसे गहरे कोने में एक कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर सदियों पुरानी नक्काशी से खुदा था। जो सच जानना चाहे अंदर आए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मृत्यु बाहर थी और रहस्य अंदर। वे लड़खड़ाते हुए अंदर गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा धूल भरा दर्पण था। जैसे ही वे दर्पण के सामने आए, उनकी परछाइयां बदलने लगीं। परछाइयां चेहरा जलाकर काली आंखों के साथ भयानक और पुरानी हवेली की दीवारों जैसी बन गईं। दर्पण में उनकी भविष्य की मरी हुई आत्माएं दिख रही थीं। आर्या रोते हुए कांपती आवाज में, हमें बाहर जाना है प्लीज। दर्पण में वसुंधरा की भयानक गूंजती आवाज आई, रानी वसुंधरा, अब तुम हवेली का हिस्सा हो हमेशा के लिए। सुबह गांव वाले हमेशा की तरह हवेली के बाहर पहुंचे। उनमें से कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा वापस बंद था। जंजीरें फिर से लग चुकी थीं, लेकिन इस बार सबसे ऊपर वाली खिड़की के पीछे 3 चेहरे दिखाई दे रहे थे, आदित्य, आर्या और फैजल। उनके चेहरे जले हुए थे, पर वे मुस्कुरा रहे थे। और हवेली की दीवार पर जहां कभी काई जमी थी, अब ताजा खून से एक नई पंक्ति खुदी थी। 3 बलियां पूरी, पर हवेली अभी भूखी है। एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर। आदित्य, आर्या और फैजल के गायब होने की खबर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। 7 दिन बाद एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम द हंटर्स इस गांव पहुंची। टीम में 3 सदस्य थे। 1 जैन, लीडर, तर्कवादी, रैशनलिस्ट, हर चीज को विज्ञान से मापता है। 2 समीरा, मीडियम, जिसकी छठी इंद्रिय बहुत मजबूत है। 3 रोहन, टेक्निकल एक्सपर्ट, जो कैमरों और सेंसर को संभालता है। वे एक स्थानीय ढाबे पर बैठे थे, गांव वालों की डरी हुई बातें सुन रहे थे। जैन, समीरा से ये गांव वाले सिर्फ कहानियां बना रहे हैं। हवेली बंद थी, वो तीनों शायद किसी और रास्ते से भाग गए होंगे। समीरा, शांत पर गंभीर, नहीं जैन, यहाँ की हवा भारी है, यहाँ की मिट्टी में क्रोध और कैद है। मुझे लगता है हवेली उन्हें चाहती थी। रोहन ने अपने डिवाइस चेक किए। रोहन, मैंने हवेली के चारों ओर थर्मल सेंसर और ईएमएफ रीडर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मापक लगाए हैं। अगर कुछ भी असाधारण हुआ, हमें पता चल जाएगा। रात 11:30 बजे टीम द हंटर्स हवेली के गेट पर पहुंची। टीम के सदस्य उपकरण सेट करते हैं। इस बार दरवाजे पर मोटी जंजीरें कसकर लगी थीं। इस पर कोई जादुई संकेत नहीं मिला। रोहन ने भारी जंजीरों को कटर से काटा। जंजीरें जमीन पर गिरी और अजीब सी सड़ी हुई गंध आई। जैन माइक में फुसफुसाते हुए, रिकॉर्डिंग ऑन है। तापमान बाहर 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, रोहन के ईएमएफ रीडर पर भयानक रीडिंग आई। रोहन घबराकर, जैन 9.0 रीडिंग। यह सामान्य नहीं है, यहाँ अंदर कोई बहुत बड़ी ऊर्जा है। तभी सामने की दीवार पर, जहां पिछली बार वसुंधरा की तस्वीर थी, अब उस पर एक नया संदेश खून से लिखा था। संदेश, तुम देर से आए हो, मैंने तुम्हारे लिए 3 नए दोस्त बनाए हैं। समीरा ने अचानक अपने कान ढक लिए और चीख उठी। समीरा, दर्द में यहाँ बहुत शोर है, बहुत सारी आत्माएं, वे सब प्यासी हैं। फैजल जिस कमरे में गायब हुआ था। जैन ने समीरा को संभाला और तीनों उस हॉल से गुजरकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे। ये वही कमरा था जहां पिछली बार फैजल कंकालों के बीच गायब हुआ था। इस कमरे में अब कोई कंकाल नहीं थे, बस एक बड़ा लकड़ी का झूला पड़ा था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। झूले पर नजर पड़ते ही समीरा चिल्लाई। समीरा, झूले की ओर इशारा करते हुए, वो रहा फैजल। झूले पर कोई इंसान नहीं था। वहां आदित्य, आर्या और फैजल की 3 परछाइयां बैठी थीं। उनकी आंखें अब लाल थीं और वे हवा में स्थिर भयानक मुस्कान के साथ टीम को घूर रही थीं। परछाई फैजल की आवाज में, तुम भी बैठो, यहाँ हवा बहुत ठंडी है। रोहन डरकर पीछे हटा और दरवाजे से टकराया। दरवाजा बंद हो गया और उसके हाथ पर एक जली हुई उंगली छू गई। रोहन ने चिल्लाते हुए टॉर्च नीचे गिरा दी। रोहन दौड़ते हुए, मेरे पीछे कोई है। जैन ने टॉर्च उठाई। दरवाजे के पास रानी वसुंधरा खड़ी नहीं थी, बल्कि बिना बालों वाला जला हुआ भूत डी खड़ा था। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाता, जले हुए भूत ने रोहन को पकड़ा और उसे हवेली की दीवार के अंदर खींच लिया।
रोहन की चीखें दीवार से कुचलने की आवाज के साथ अचानक बंद हो गईं। जैन दहशत में रोहन को खोने के बाद जैन और समीरा भागकर अंतिम दर्पण वाले कमरे में पहुंचे। दरवाजे पर अब भी वही खुदा था जो सच जानना चाहे। अंदर आए। कमरे में आते ही समीरा जमीन पर गिर गई। समीरा कमजोर आवाज में, रानी वसुंधरा यहाँ नहीं है, पर इसकी रूह इस दर्पण में है। ये हवेली वसुंधरा है। जैन ने दर्पण की ओर देखा। दर्पण में इस बार कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ एक लाल साड़ी में लिपटी जली हुई दुल्हन सी की छवि थी। दुल्हन वसुंधरा, आवाज पूरे कमरे में गूंजी। स्वागत है तर्कवादी। तुम विज्ञान से यहाँ आए हो, लेकिन तुम अध्यात्म से ही मरोगे। तुम मेरा आखिरी कमरा हो। दर्पण में अचानक दरारें पड़नी शुरू हो गईं। हर दरार से गंदा काला खून रिसने लगा। जैन ने अपनी पिस्तौल निकाली। जैन, माइक में खुद से, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। दर्पण के शीशे तेजी से टूटे और उस टूटी हुई दरार से बाहर आई एक छोटी बच्ची की आत्मा। वो बच्ची भूत ऑफ ई थी, जिसके हाथ में टूटी गुड़िया थी। उसने जैन की ओर देखा और एक भयानक सूखी हंसी हंसी। क्या जैन और समीरा इस रानी वसुंधरा के जाल और 3 नई बलि आदित्य, आर्या, फैजल की परछाइयों से बच पाएंगे? दर्पण से रिश्ता काला खून अब फर्श पर फैल चुका था। जैन ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक आत्मा पर गोली चलाने का क्या असर होगा। बच्ची भूत, मीठी पर भयानक आवाज में, तुम मेरे दोस्त को कहां ले गए रोहन? जैन को झटका लगा। बच्ची रोहन का नाम जानती थी। जैन, समीरा से समीरा, ये क्या है? समीरा आंखें बंद करके हांफते हुए, ये रानी नहीं है जैन, ये वो पहला बलिदान है जिसे वसुंधरा ने 95 साल पहले लिया था। ये अब रानी का सबसे खतरनाक जाल है। तभी बच्ची भूत ने अपनी टूटी गुड़िया जैन की ओर फेंक दी। जैसे ही गुड़िया जैन के पैरों के पास गिरी, जमीन पर पड़ी कांच की नुकीली दरारें जिंदा हो गईं और जैन के पैरों को जकड़ने लगी। जैन दर्द में आह, मेरे पैर! वो लड़खड़ाया और उसकी पिस्तौल दूर जा गिरी। समीरा जानती थी कि अब भौतिक चीजें काम नहीं करेंगी। भाग तेरा, रानी का सच और मीडियम का बलिदान। दृश्य समीरा और वसुंधरा के बीच मानसिक संघर्ष। समीरा ने जैन को देखा और समझ गई कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी आंखें खोली और दर्पण के टूटे हुए टुकड़ों की ओर देखा। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति जुटाई और वसुंधरा की रूह से सीधे बात करने की कोशिश की। समीरा, जोर से, वसुंधरा, तुम धोखा देने वालों को कैद करती हो और तुम खुद एक धोखेबाज हो। तुम क्या चाहती हो? अचानक हवेली की हर दीवार से, हर कोने से बूढ़ी चुड़ैल बी की हंसी गूंज उठी। हवेली अब पूरी तरह से वसुंधरा की पकड़ में थी। समीरा को एक फ्लैशबैक दिखा। 95 साल पहले रानी वसुंधरा का पति, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, काले जादू की साधना करने के कारण रानी को छोड़कर भाग गया था। धोखा रानी ने नहीं, बल्कि रानी के पति ने दिया था। रानी ने गुस्से में आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले हवेली को अभिशप्त कर दिया कि जो भी यहाँ विश्वास की कमी लेकर आएगा वो उसकी भूख शांत करेगा। समीरा, चिल्लाते हुए, तुम्हारा पति, वह तुम्हें वापस नहीं लाएगा। ये बलि तुम्हें कैद रखती हैं, मुक्त नहीं करती। रानी वसुंधरा की आवाज, जो अब बुजुर्ग और क्रोधी थी, समीरा के कानों में गूंजी। वसुंधरा, झूठ, मैं आजाद हूं और तुम मेरी अगली बलि हो। समीरा ने जैन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि बलिदान का दृढ़ संकल्प था। उसने जैन को जोर से पीछे धकेला। समीरा, जैन से भागो, बाहर निकलो, मुझे इस चक्र को तोड़ना होगा। जैसे ही जैन कमरे से बाहर गिरा, समीरा को लाल साड़ी वाली दुल्हन सी के साये ने जकड़ लिया। समीरा की चीखें पिछले 3 दोस्तों आदित्य, आर्या, फैजल की आवाजों के साथ मिलकर हवेली में गूंज उठी और फिर धीमी पड़ गईं। जैन अपनी पिस्तौल वापस लेता है। जैन खुद को घसीटता हुआ वापस मुख्य हॉल तक पहुंचा। हवेली तेजी से ढह रही थी। दीवारें कांप रही थीं और छत से धूल गिर रही थी। वहां मुख्य दरवाजे पर 3 परछाइयां, आदित्य, आर्या, फैजल, उसे घूर रही थीं। अब उनके साथ रोहन और समीरा की परछाइयां भी थीं। समीरा की परछाई, तारांकन जैन, यहाँ रुको, यहाँ बहुत सुकून है। जैन ने पिस्तौल उठाई। वो जानता था कि आत्मा पर गोली चलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समीरा की बात उसे याद थी। इस चक्र को तोड़ना होगा। उसे मुख्य दरवाजे के पास एक पुरानी चाबी मिली, जो शायद रानी के पति ने भागते समय गिरा दी थी। जैन ने चाबी उठाई और उसे दरवाजे के ताले में डाला। वसुंधरा की आवाज चारों ओर से, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरी हवेली का हिस्सा हो। जैन ने अंतिम बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा।
उसने चाबी को उल्टा घुमाया, ना कि सीधे। टटटक। ताला टूट गया, लेकिन दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुला, बल्कि अंदर की ओर, उस अंधेरे में जहां से वे आए थे। जैन ने दरवाजे को लात मारी और तेजी से हवेली से बाहर भागा। जैन सुबह की पहली किरणें पड़ने पर गांव से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा काली और भयावह। लेकिन इस बार हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। उस पर कोई जंजीर नहीं थी। अंदर दरवाजे के पास टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही सूरज की रोशनी उस दरवाजे के अंदर पड़ी, पूरी हवेली एक जोरदार झटके के साथ मिट्टी और धूल में बदल गई। वो पूरी तरह से ढह गई, जैसे कभी थी ही नहीं। नरेशन। जैन जानता था कि हवेली टूटी नहीं है। समीरा के बलिदान और रानी के पति की चाबी ने रानी के अभिशाप के चक्र को तोड़ा था। वसुंधरा की कैद अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। जैन ने धूल की ओर देखा। वहां जमीन पर 7 जोड़ी जूते और चप्पलें पड़ी थीं। आदित्य, आर्या, फैजल, रोहन, समीरा और रानी के पति के जूते। वह जानता था कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन वापस नहीं आईं। जैन ने चलते हुए अपने माइक में आखिरी बार रिकॉर्ड किया। जैन, शांत आवाज में, काली हवेली का आखिरी दरवाजा खुल गया है। बलि पूरी हो चुकी है। अब रानी वसुंधरा इन पहाड़ों में आजाद है। हम जीते नहीं, हमने बस जगह बदली है। अंतिम शॉट, जैन जंगल की सड़क पर अकेला चलता है। हवा में एक जली हुई दुल्हन की हल्की सी हंसी गूंजती है। कहानी खत्म।